हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए फर्स्ट ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। इसमें हम महासागरीय जल का तापमान और घनत्व पढ़ रहे हैं। तापमान तो हमने पढ़ लिया है पिछले वीडियो में। आज हम घनत्व की बात करेंगे, सागरीय जल का घनत्व। देखो बोर्ड पे लिखा है, घनत्व का सामान्य अर्थ किसी भी तत्व के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान की मात्रा, इसे घनत्व कहते हैं। जैसे जनसंख्या घनत्व भी हम ज्ञात करते हैं। फिर है घनत्व का मापन। घनत्व का मापन प्रति घन सेंटीमीटर आयतन में ग्राम में किया जाता है। G/सेंटीमीटर क्यूब है ये। उसके बाद देखो शुद्ध जल का घनत्व। शुद्ध जल का जो घनत्व है वो 1.00 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये तब होगा जब तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होगा। 4 डिग्री सेल्सियस पे शुद्ध जल का घनत्व होता है 1.00 ग्राम। कंडीशन है इसमें जब जल का जो तापमान है वो 4 डिग्री सेल्सियस हो। फिर है महासागरीय जल का औसत घनत्व। महासागरीय जो जल है इसका औसत घनत्व होता है 1.0278 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये जो महासागरीय जल है इसका औसत घनत्व है। उसके बाद देखो तो महासागरीय जल के तापमान में कमी होने पर घनत्व में वृद्धि होती है। तो इसका क्या हुआ कि जो तापमान और घनत्व में देखो विपरीत संबंध होता है। विपरीत संबंध का मतलब हुआ कि अगर तापमान अधिक होगा तो घनत्व कम होगा, अगर तापमान कम है तो घनत्व अधिक होगा। ये इसमें विपरीत संबंध है तापमान और घनत्व में। तो सागरीय जल के तापमान में कमी होने पर घनत्व में वृद्धि होती है। अगर सागरीय जल का जो तापमान अधिक होगा तो घनत्व में कमी हो जाएगी। और जो सर्वाधिक जो घनत्व है, देखो सर्वाधिक घनत्व कहाँ होता है, -1.3 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सर्वाधिक घनत्व होता है। ये महत्वपूर्ण लाइनें हैं, इनको ध्यान में रखना। तो सर्वाधिक घनत्व होगा -1.3 डिग्री सेल्सियस पे। घनत्व सागरीय जल का अति महत्वपूर्ण भौतिक गुण है, क्योंकि यह महासागरीय गतियों को निर्धारित एवं नियंत्रित करता है। कम घनत्व वाला सागरीय जल तैरता है। अगर घनत्व कम होगा तो वो तैरेगा भी। सागरीय जल तैरता है तो उसमें क्या है, क्षैतिज गति होती है। और जब भारी जल होता है वो नीचे बैठता है। जो भारी जल होगा वो नीचे बैठेगा और उसमें लंबवत गति होगी। उस जल में लंबवत गति होगी। उसके बाद है सागरीय जल के घनत्व के नियंत्रक कारक, नियंत्रित करने वाले कारक। तो इनमें सबसे पहले है तापमान। तापमान का मैंने बता दिया थोड़ा सा, यहाँ तापमान और घनत्व में विपरीत संबंध होता है। अगर तापमान अधिक होगा तो घनत्व कम होगा, अगर तापमान कम है तो घनत्व अधिक होगा। तो इनमें विपरीत संबंध है।
जब सागरीय जल की सतह को अधिक सूर्य ताप मिलता है तो सागरीय जल क्या होगा, गर्म होगा। गर्म होने पर जो सागरीय जल है वो फैल जाएगा। तो इसे सागरीय जल का तापीय प्रसार कहते हैं। ठीक है, अब कोई सागरीय जल है, मान लो सागरीय जल है, सागरीय जल, तो तापमान के कारण सागरीय जल क्या है, गर्म होगा। गर्म होके ये क्या होगा, फैलेगा। तो गर्म होके ये फैलेगा, यानी यहाँ क्या हुआ, तापमान के कारण। इसका तापमान क्या है, तापमान इसका अधिक है। तापमान अधिक है तो घनत्व क्या होगा इसका, घनत्व इसका कम होगा। और ये तो इस जो क्रिया को तापीय प्रसार कहते हैं। जो सूर्य से जो प्रकाश मिलता है, सागरीय जल गर्म होता है, गर्म होके वो फैलता है, इसे तापीय प्रसार कहते हैं। और इससे में क्या है, घनत्व इसका कम होता है। इसके विपरीत जैसे सूर्य ताप अगर कम मिलता है तो सागरीय जल क्या होगा, ठंडा होगा। ठंडा होने पर वो सिकुड़ेगा। तो इस क्रिया को तापीय संकुचन कहते हैं। तो अब इसे तापमान क्या है, कम मिला है, तो तापमान कम है तो घनत्व क्या होगा, अधिक हो जाएगा। तो घनत्व इसका बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार गर्म जल का जो आयतन अधिक होता है परंतु उसका घनत्व कम होता है। इसलिए इस कारण वह ठंडे परंतु भारी जल के ऊपर आसानी से तैरता है। गर्म जल हल्का होता है और ठंडा जल भारी होता है। अभी जैसे सर्दियों का समय है तो जब हम गर्म जल करते हैं नहाने के लिए तो गर्म जल ऊपर रहता है और जो ठंडा जल है नीचे रहता है। जब हम बाल्टी में हाथ डालेंगे तो गर्म जल ऊपर हमें महसूस होगा, अगर थोड़ा और डीप हाथ डालेंगे तो नीचे हमें ठंडा जल प्रतीत होगा। तो जो जल गर्म जल होता है वो हल्का होता है इसलिए वो ऊपर आ जाता है, और ठंडा जल होता है वो भारी होता है इसलिए वो नीचे रहता है। तो इसमें क्या रोटेशन चलता रहता है। जैसे गर्म जल के बाद ठंडा जल धीरे धीरे ऊपर आएगा, फिर वो गर्म होता जाएगा। इस तरह से जल है वो गर्म होता है। तो तापमान के बाद बात करते हैं। अब देखो, उससे पहले देखो, सागरीय जल के प्रति इकाई आयतन में जल के बहुत कम अणु यानी मॉलिक्यूल्स रहते हैं। तो इस कारण से सागरीय जल का जो घनत्व है वो कम हो जाता है, और इसी कारण से जो हिम है, बर्फ है, वो सागरीय जल पर तैरती है। उसके बाद है लवणता। लवणता और घनत्व में सीधा संबंध होता है। अगर लवणता अधिक होगी तो घनत्व भी अधिक होगा। अधिक लवणता होने पर सागरीय जल का घनत्व बढ़ जाता है, और अगर लवणता कम होगी तो घनत्व भी कम हो जाएगा। तो इसका कारण यह है कि जल में घुला नमक शुद्ध जल की अपेक्षा भारी होता है। तो जो शुद्ध जल है वो हल्का होता है, अगर उस जल में नमक मिला है तो वो भारी होगा शुद्ध जल की तुलना में। उसके बाद है नेक्स्ट दबाव। देखो, दबाव का जो प्रभाव है, घनत्व है, वो नगण्य होता है। लगभग घनात्मक संबंध होता है इनमें। बढ़ते दबाव के साथ घनत्व में वृद्धि होती जाती है, और दबाव के घटने पर जल का घनत्व भी कम हो जाता है। दबाव का सागरीय जल के घनत्व पर प्रभाव नगण्य होता है। मोटी जल राशि के दबाव का घनत्व पर प्रभाव
केवल गहरे सागरों में ही दिखाई देता है। इनमें घनात्मक संबंध होता है। दबाव बढ़ने के साथ घनत्व में वृद्धि हो जाती है, दबाव हटते ही घनत्व भी कम हो जाता है, यानी अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है दबाव का घनत्व पे। उसके बाद है इसमें कि महासागरीय जल के घनत्व का स्तरीकरण, यानी एक लेयर होती है, जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था ऊपरी परत, निचली परत और थर्मोक्लाइन, उसी तरह से इसमें भी परतें पाई जाती है। ठीक है। महासागरीय जल का घनत्व, तो इसमें देखो अलग अलग परतें होती हैं, गहराई के तहत उनके अलग अलग नाम हैं। जैसे 300 से 1000 मीटर गहराई वाले भाग में महासागरीय जल के घनत्व में तीव्र परिवर्तन होता है, इसे पाइरोक्लाइन कहते हैं, पाइक्लोक्लाइन कहते हैं। घनत्व में जब तीव्र परिवर्तन होता है तो इसे पाइक्लोक्लाइन कहते हैं। गहराई क्या है? 300 से 1000 मीटर। उसके बाद देखो उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय महासागरों के 300 से 1000 मीटर की गहराई में जब लवणता में परिवर्तन होता है, लवणता में जब परिवर्तन होता है, परिवर्तन यानी लवणता कम होती है, उसका ह्रास होता है, तो इसे हेलोक्लाइन कहते हैं। 3 परतें आई थी हमारे, जैसे लवणता में परिवर्तन तो हेलोक्लाइन, घनत्व में परिवर्तन तो पाइक्लोक्लाइन। अगर तापमान में अगर परिवर्तन होता है तो इसे, अगर तापमान में अगर परिवर्तन होता है तो उसे थर्मोक्लाइन कहते हैं। ठीक है, तापमान में परिवर्तन तो थर्मोक्लाइन, घनत्व में परिवर्तन तो पाइक्लोक्लाइन कहते हैं। लवणता में अगर परिवर्तन होता है तो हेलोक्लाइन कहते हैं। लेकिन ये जो तीनों ही परतें हैं, इनकी जो गहराई है वो एक ही समान है, 300 से 1000 मीटर। तीनों ही परतें जैसे थर्मोक्लाइन हो या हेलोक्लाइन हो या पाइक्लोक्लाइन हो, इनकी जो गहराई है वो एक ही है, एक समान ही है, 300 मीटर से 1000 मीटर, ये इनकी गहराई है। उसके बाद है महासागरीय जल का स्तरीकरण। एक महासागरीय जल का स्तरीकरण में देखो 3 परतों में बांटा है, ऊपरी परत, फिर है पाइक्लोक्लाइन परत, फिर है निचली गहरी परत। तो सबसे पहले बात करते हैं ऊपरी परत की। ऊपरी परत है, इसकी जो गहराई या विस्तार है वो 100 से 200 मीटर है। 100 से 200 मीटर की जो परत है इसे ऊपरी परत या सरफेस लेयर कहते हैं। इस परत का दूसरा अन्य नाम प्रकाशित मंडल भी है, क्योंकि इस परत में जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी आराम से प्रवेश कर जाती है, इसलिए इसे प्रकाशित मंडल भी कहते हैं। उसके बाद समस्त महासागरीय जल के कुल आयतन का 2% भाग इसमें आता है। समस्त महासागरीय जल के कुल आयतन का 2% भाग इस परत के अंतर्गत आता है। अब जो ध्रुवीय भाग है, ध्रुवीय भागों में पाइक्लोक्लाइन परत अनुपस्थित होती है। ये जो परत है ये ध्रुवीय भागों में अनुपस्थित होती है। तो ध्रुवीय भागों में तो अनुपस्थित होती है, इसका कारण क्या है कि ध्रुवीय भाग होते हैं वो ठंडे होते हैं, तो वहाँ तापमान निम्न होता है, यानी जो सूर्य ताप, वहाँ न्यूनतम सूर्य ताप प्राप्त होता है,
और न्यूनतम तापमान भी होता है। इस कारण जो जल का जो घनत्व है वो अधिक होता है। तापमान कम तो घनत्व अधिक है, घनत्व वहाँ अधिक होता है। इसलिए जो ध्रुवीय सागरीय भागों में अधिक घनत्व वाला भाग नीचे बैठ जाता है, क्यों घनत्व के कारण जल है भारी हो जाता है और वो नीचे बैठ जाता है। इसी कारण से ध्रुवीय भागों में 200 से 1000 मीटर की गहराई वाले भागों में सागरीय जल के घनत्व में तीव्र परिवर्तन नहीं होता है। वहाँ तीव्र परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए ये जो परत है पाइक्लोक्लाइन परत है ध्रुवीय भागों में अनुपस्थित होती है, क्योंकि वहाँ जो जल है वो नीचे बैठा रहता है कम तापमान के कारण। ठीक है, घनत्व अधिक होता है इसलिए जल नीचे होता है, तो वहाँ परिवर्तन होता ही नहीं है। जब परिवर्तन होता ही नहीं है तो ये परत है वहाँ पाई नहीं जाती है, पाइक्लोक्लाइन परत। उसके बाद नेक्स्ट है सेकेंड पाइक्लोक्लाइन परत। अब इस परत की जो गहराई या जो विस्तार है वो 300 मीटर से 1000 मीटर तक है, और यह परत महासागरीय जल के उस गहराई मंडल को प्रदर्शित करती है जो कम घनत्व वाली ऊपरी परत तथा अधिक घनत्व वाली निचली परत उनके मध्य ये संक्रमण का कार्य करती है, यानी उन परतों को अलग करती है। कम घनत्व वाली ऊपरी परत और अधिक घनत्व वाली निचली परत उनको ये अलग करती है। उसके बाद है निचली गहरी परत। निचली गहरी परत है, इसका जो विस्तार या इसकी जो गहराई है वो 1000 मीटर से सागर तली तक है। सागर का जो तल है वहाँ तक इसकी गहराई है। और उसके बाद उच्च घनत्व वाला सागरीय जल है, इसमें उच्च घनत्व वाला सागरीय जल होता है। तो उच्च घनत्व वाला सागरीय जल ही होगा, क्योंकि जो गहराई है उनके अनुसार यहाँ तापमान कम होगा तो घनत्व अधिक होगा, तो इसलिए यहाँ जो घनत्व है उच्च घनत्व वाला सागरीय जल होता है। और इस मंडल में समस्त महासागरीय जल के कुल आयतन का 90% भाग निचली गहरी परत में होता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में अत्यधिक कम तापमान के कारण सागरीय जल में संकोचन होने से सागरीय जो घनत्व है वो अधिक होता है। अधिक घनत्व के कारण जो जल है वो नीचे बैठता है। तो ये महासागरीय जल का स्तरीकरण था, एक लेयर होती है इनमें। तो ये जो लेसन है हमारा ये भी इसी के साथ समाप्त होता है, महासागरीय जल का तापमान और घनत्व। तो इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने क्वेश्चन कर सकते हो, तो आपको ये समझाया जाएगा। तो आज के लिए चलो, उससे पहले देखो जो नेक्स्ट लेसन होगा हमारा वो होगा लवणता, सागरीय जल में लवणता। क्योंकि सागरीय जल में देखो अलग अलग तरह के इसमें रासायनिक पदार्थ है वो पाए जाते हैं। इसमें जो नमक होता है वो सबसे अधिक होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये कुछ लवण के प्रकार हैं, यानी अलग अलग तरह के लवण होते हैं, अलग अलग इनकी मात्राएं होती है। तो सागरीय जल में लवणता है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।